हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई का 100% गारंटीड क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ सकता है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप डायग्राम भी बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे किडनी का क्या, नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत सारे बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना। तो चलिए हम नेफ्रॉन को बनाते हैं। नेफ्रॉन को बनाने के लिए आप ऐसे नेफ्रॉन के लिए ऐसे यू शेप्ड का स्ट्रक्चर पहले बनाइए, और यू शेप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को आगे थोड़ा दूर ले जाकर और उसको ऐसे करके क्या करना है, मोड़ देना है। ऐसे करके हम उसको क्या कर देंगे, मोड़ देंगे कुछ दूर पे। और फिर उसके बाद हम उसको फिर ऐसे आगे की तरफ ले जाएंगे, और आगे की तरफ ले जाने के बाद हम उसको यू लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे करके फिर से मोड़ देंगे। यू शेप के स्ट्रक्चर में फिर से मोड़ेंगे, और फिर से मोड़ने के बाद हम उसको आगे ऐसे ले जाकर फिर से एक बार ऐसे करके मोड़ेंगे, और अंत में हम उसको क्या करेंगे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ऐसे कॉलम दे देंगे। पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसको ऐसे करके जोड़ देंगे। तो यहाँ तक एक सिंपल डायग्राम किसका हो गया, नेफ्रॉन का। अब हम इसके लिए आगे और भी चीज़ें हैं इसमें बनाने के लिए। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले आर्टरी को बनाएंगे, जो आर्टरी ब्लड को लेकर आती है किडनी के अंदर और नेफ्रॉन में एंटर करती है। तो उस आर्टरी को हम बनाएंगे, और आर्टरी को बनाने के बाद अब हम इसका लेबलिंग करेंगे। आर्टरीज में जो आर्टरी हम बनाएंगे उसमें ऐसे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को बना देंगे। तो यहाँ तक पहले आप खूब अच्छे तरीके से बनाना सीख जाइए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। इसका लेबलिंग बहुत आसान है। लेबलिंग के लिए क्या करते हैं, लेबलिंग में सबसे पहले ये जो मुड़ा हुआ पार्ट आपने बनाया है, इसके ऊपर ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इस मुड़े हुए पार्ट को हम बोलते हैं PCT, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, PCT। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और ये जो स्ट्रक्चर है जो बोमेंस कैप्सूल से थोड़ा दूर होता है, इसको हम बोलते हैं DCT, या फिर डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। तो बस आपको इतना ही लेबलिंग करना है। इस डायग्राम के अंदर 4-5 चीज़ें हैं। इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको लूप ऑफ हेनले, इसे DCT, और फिर यूरेटर। अब एक और चीज़ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इस आर्टरी का नाम होता है क्या, इस आर्टरी को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो पार्ट जाता है इसको बोला जाता है ईफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम आपको लेबलिंग याद रहना चाहिए, यहाँ तक किसी भी हाल में इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है। और उसके बाद जब आपको लेबलिंग याद हो जाता है तो हम इसका फंक्शन समझते हैं। फंक्शन भी बहुत आसान है। तो क्या करना है इस डायग्राम में, कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे करके ये डायग्राम ऐसे बनाना है और ये ऊपर का डायग्राम बनाना है और ऐसे नाम लिख देना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फंक्शन समझ लेते हैं। तो फंक्शन समझने के लिए यहाँ से क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योरिटीज़ को लेके ग्लूकोज अमाइनो एसिड भी उसके अंदर मौजूद होती है। और यहाँ पर जैसे ही आता है वो ग्लोमेरुलस के पास, ग्लोमेरुलस पे जैसे फिल्टर पेपर से कोई चीज़ पास आउट हो जाती है या फिल्टर हो जाती है, वैसे ही ग्लोमेरुलस पे फिल्टरेशन हो जाता है। और फिल्टरेशन होने के बाद जितनी भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर छन जाती हैं। और वो जो प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड आगे जाता है और आगे जाने के बाद वो फिर से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। वो प्योर ब्लड हमारे बॉडी में चला जाता है। फिर उसके बाद वो तो प्योर ब्लड चला गया, अब यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ आई होती है, ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ पर जाती हैं, वो बोमेंस कैप्सूल पर ट्रैप रहती हैं, यहीं पर कुछ टाइम के लिए रहती हैं। और जब ग्लोमेरुलस से इम्प्योरिटीज़ फिल्टर आउट होती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन या फिर अल्ट्रा फिल्टरेशन बोलते हैं। यहाँ से इम्प्योरिटीज़ ब्लड से पास आउट किया और वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन या फिर अल्ट्रा फिल्टरेशन। और फिर उसके बाद यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड, वो आगे की तरफ जाता है और पीसीटी में जा पीसीटी के पास जाता है और फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले में और फिर उसके बाद डीसीटी में। और यहाँ पर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के साथ, वाटर भी बहुत सारा रिलीज़ हुआ रहता है, वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि अगर हम पानी को ज़्यादा बॉडी से बाहर रिलीज़ करेंगे तो हमारे बॉडी को भी वाटर की आवश्यकता होती है, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और भी जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पर पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। और अंत में यहाँ पर यूरेटर में कंसनट्रेटेड यूरिन जाता है और वो कंसनट्रेटेड यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो आपको यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आया होगा। मैं इसे लिख के भी समझा दे रहा हूँ कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ अमाइनो एसिड और ग्लूकोज और भी जो चीज़ें होती हैं वो जाती हैं बोमेंस कैप्सूल के ऊपर, फिल्टर आउट हो जाती हैं, बोमेंस कैप्सूल के ऊपर फिल्टर आउट हो जाती हैं। बोमेंस कैप्सूल पे फिल्टर आउट होने के बाद वो कहाँ जाती हैं, पीसीटी पे। पीसीटी में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फिर कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले से कहाँ जाता है, डीसीटी में। डीसीटी में भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, लूप ऑफ हेनले में भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद डीसीटी में और फिर उसके बाद कहाँ वो चला जाता है, यूरेटर में। कंसनट्रेटेड यूरिन यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो इम्प्योर ब्लड होती है वो इम्प्योर ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल से पास करती है और ग्लोमेरुलस पे फिल्टर आउट होने के बाद प्योर ब्लड फिर से हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। इसको आप ऐसे करके आगे भी बना सकते हैं, ऐसे चाहें तो आप बना सकते हैं, इसको ऐसे आगे बना सकते हैं। तो कितना आसान है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड जो किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा होता है।
आई होप आप लोग पेपर में इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखना भी नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा, और इससे आप 1 से 1.5 पेज का आंसर भी बना सकते हैं एक्सप्लेन करके। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगला किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।